Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to do Factory Act ka second part. In the first part, we have already completed section 1 to 50 and now in this we are going to do remaining part of this act. One more thing, if you are new to my channel, please subscribe it. Your one click motivates me a lot to create such kind of videos. So let's begin from here. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 से, जो कि है वीकली आवर्स। तो इसमें सेक्शन 51 से 66 तक आ जाते हैं। सेक्शन 51 में दे रखा है वीकली आवर्स, यानी कि एक पूरे हफ्ते में एक जो एडल्ट वर्क कर रहा है फैक्ट्री में वो मैक्सिमम 48 आवर्स वर्क कर सकता है। इसे करेगा उसको वीकली हॉलीडे भी मिलेगी। इसमें बताया हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि संडे को उसकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, अगर नेचर ऑफ वर्क की वजह से या फिर किसी इमरजेंसी की वजह से किसी दिन छुट्टी, संडे को छुट्टी नहीं दी जा सकती, तो या तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से किसी दिन दी जाएगी या फिर आफ्टर 3 डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन उसको छुट्टी दी जाएगी। और सब्स्टिट्यूट ऐसा होगा कि कोई भी वर्कर कंटिन्यूसली 10 डेज काम नहीं करेगा। ठीक है, उसको एक हफ्ते में छुट्टी दी जाएगी। अगर एक हफ्ते में नहीं मिल पा रही है या तो प्रायर उसको 3 दिन छुट्टी दी जाएगी, 3 दिन में से किसी भी दिन, या फिर आफ्टर संडे 3 दिनों में से किसी भी दिन। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटरी हॉलीडे। किसी इमरजेंसी की वजह से या वर्कलोड की वजह से अगर कोई उसकी वीकली हॉलीडे मिस हो गई है, उसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिला, वीकली हॉलीडे भी नहीं मिली, तो उसको कंपनसेटरी हॉलीडे दी जाएगी। वो हॉलीडे जितनी भी उसकी मिस हुई है, वीक ऑफ जितने भी उसने मिस किए हैं, या तो वो उसी महीने में किसी दिन छुट्टी ले सकता है या फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जिस भी मंथ उसने छुट्टी मिस की है उसके अगले 2 मंथ में कभी भी वो ले सकता है। सेक्शन 55 में दे रखा है इंटरवल फॉर रेस्ट के बारे में। तो कोई भी वर्कर कंटिन्यूसली अगर 5 आवर्स वर्क कर रहा है तो उसको 5 आवर्स के बाद हाफ आवर्स का रेस्ट दिया जाएगा। कोई भी इमरजेंसी या नेचर ऑफ वर्क की वजह से अगर 5 आवर्स के बाद उसको रेस्ट नहीं मिलता है तो वो मैक्सिमम 6 आवर्स, और चीफ इंस्पेक्टर के अगर अप्रूवल मिला हुआ है तो मैक्सिमम 6 आवर्स काम करेगा कंटिन्यूसली। उसके बाद उसको हाफ आवर का रेस्ट मिलेगा और हाफ आवर के बाद फिर वो फिर से अपना वर्क कंटिन्यू कर सकता है। सेक्शन 56 है हमारा स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर होता है हमारा जब भी कोई भी वर्कर फैक्ट्री में एंट्री करता है और अपना काम स्टार्ट करता है, और जब भी उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो काम को स्टॉप कर देता है, इस बीच की ड्यूरेशन को हम स्प्रेड ओवर टाइम कहते हैं। इसमें इंटरवल भी इंक्लूड होता है। तो मैक्सिमम ओवर टाइम, अगर जो भी ओवर टाइम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रेड ओवर टाइम मैक्सिमम 10.5 आवर्स हो सकता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा काम करना है या फिर चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है तो मैक्सिमम 12 आवर्स कर सकता है। नॉर्मल जो मैक्सिमम होता है वो 10.5 होगा स्प्रेड ओवर, और जो मैक्सिमम चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है उसमें 12 आवर्स होगा। कोई भी वर्कर अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है बियॉन्ड 12 AM, ठीक है, बियॉन्ड मिडनाइट यानी कि 12 AM के बाद उसकी शिफ्ट कंटिन्यू हो रही है, जैसे अगर बाई चांस जैसे 3 बजे या 4 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो उस टाइम से लेकर 24 आवर्स तक उसको रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। हमें शिफ्ट इस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है कि जो 2 अलग अलग शिफ्ट के लोग हैं एक ही टाइम पर एक ही काम ना करें, शिफ्ट का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जो भी हमारा ऑर्डिनरी वेजेस रेट होगा उसका ट्वाइस होता है। ओवर टाइम का वेजेस कितना होगा? ट्वाइस होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन काम करता है फैक्ट्री में, उसके 1 घंटे का ऑर्डिनरी वेजेस अगर 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है, अगर उसने 1 घंटे ओवर टाइम किया है तो उसका 100 का ट्वाइस होगा यानी कि 200 रुपीज होगा।
ठीक है। ओवर टाइम का 1 घंटे का 200 होगा। अगर उसका ऑर्डिनरी रेट उसका 1 घंटे का 200 है तो यहाँ पे 400 होगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवर टाइम का। सेक्शन 60 है हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई पर्सन एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो चाहता है कि यहाँ की शिफ्ट कंप्लीट करके मैं यहाँ सेकेंड फैक्ट्री में भी काम कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे कोई भी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। एक फैक्ट्री में काम कर सकता है, या फैक्ट्री ए में या फैक्ट्री बी में। ठीक है, दोनों में सोच रहा है वो काम करने का, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 61 है नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट। जो भी एडल्ट वर्क का काम कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट्री में प्रॉपरली डिस्प्लेड होना चाहिए नोटिस कि किस टाइमिंग के बारे में, कि कितने बजे से कितने बजे तक काम हो रहा है यहाँ पर, किस ग्रुप में, कितने ग्रुप हैं यहाँ पर एक शिफ्ट में जो काम कर रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं, और जो पर्सन एम्प्लॉयड है वो किस शिफ्ट में काम करेगा। इस तरह से पूरा डिस्प्लेड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 62 रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, कि रजिस्टर में होना चाहिए नेम, किस नेचर ऑफ वर्क, क्या काम कर रहे हैं, किस ग्रुप में काम कर रहे हैं, किस शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें रजिस्टर में भी मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो नोटिस में जो टाइमिंग लिखा हुआ है और जो रजिस्टर में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें करस्पॉन्ड होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जो पर्सन काम कर रहा है उतना ही काम करेगा जितना रजिस्टर में मेंटेन लिखा हुआ है, उतना ही काम करेगा जितना नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है, उसके अलावा ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर टू एग्जाम्प्ट रूल। स्टेट गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर होती है, वो किसी भी रूल को एग्जाम्प्ट कर सकता है, किसी भी पर्सन को इस रूल से एग्जाम्प्ट कर सकता है, और कोई भी ऑर्डर भी बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन के लिए क्या क्या रूल्स हैं? जो वुमेन्स हैं वो 6 AM से 7 PM के बीच में ही काम करेंगी। ठीक है, और 9 घंटे काम करेंगी। ठीक है, इस टाइमिंग के और इस टाइमिंग के बीच में ही 9 आवर्स काम करेंगी। अगर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है रिटर्न में, तो भी 10 PM और 5 AM के बीच में जो टाइमिंग है, इस बीच में वुमेन्स फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, इसमें सेक्शन 67 से 77 आ जाते हैं। सेक्शन 67 है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। जो भी बच्चा 14 ईयर से छोटा है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अलाउड ही नहीं है वो काम करने के लिए। ठीक है। सेक्शन 68 है हमारा नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन। इसमें जो भी बच्चा एडोलसेंट है, 14 ईयर्स जिसने कंप्लीट कर लिए हैं या फिर वो एडोलसेंट है, तो वो इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कैरी करेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस उसके पास होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 69 है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कैसे मिलेगा? जो भी पेरेंट्स है या यंग पर्सन है उसको अप्लाई करने पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो पहले मैनेजर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन देंगे, मैनेजर उसको सर्टिफाइंग सर्जन के पास रेफर करेंगे। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर सर्टिफाइंग और वर्किंग कंडीशन से मैच करेगा कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन कैसी है, किस किस तरह से क्या क्या जॉब है, बच्चे को क्या क्या काम करना पड़ेगा, उससे मैच करेगा। अगर उस काम के लिए वो फिट बैठता है, वो बच्चा अगर वो फिट रहता है, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलेगा। और अगर बच्चे ने 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो वो एज एन एडल्ट ही माना जाएगा। उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद उसको री एग्जामिन किया जाएगा, उसकी वर्किंग कंडीशन फिर से री एग्जामिन की जाएंगी, उसके बाद ही उसको रिन्यू किया जाएगा। और अगर लगता है कि वो अनफिट है तो कैंसिल भी किया जा सकता है। सर्टिफिकेट फीस जो है वो ऑक्यूपायर देंगे, चिल्ड्रन, वो जो चाइल्ड है, यंग पर्सन है या पेरेंट्स ने जिसने अप्लाई किया है, वो सर्टिफिकेट की फीस नहीं देंगे। सेक्शन 70 है हमारा इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलसेंट।
जो भी एडोलसेंट है उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, और एज एन एडल्ट वो काम कर रहा है, तो किस किस प्रोविजन के लिए उसको एडल्ट माना जाएगा? चैप्टर 6 और 8 के लिए। चैप्टर 6 है हमारा वर्किंग आवर्स, या जैसे पूरे मंथ पूरे वीक में उसको 48 आवर्स काम करना है, पर डे उसको एटलीस्ट मैक्सिमम 9 आवर्स वो काम कर सकता है। ये सारे जो प्रोविजन है वो उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे, जैसे एडल्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं उसके ऊपर भी होंगे सेम। और चैप्टर 8 है हमारा एनुअल लीव्स वेजेस, जैसे कि एडल्ट को अगर वेजेस मिल रहे हैं, एनुअल वेजेस मिल रहे हैं, एनुअल लीव पर भी वेजेस मिल रहे हैं, उसी तरह उस बच्चे को भी एनुअल लीव अगर वो लेगा तो उसको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। अगर मेल और फीमेल एडोलसेंट है, ठीक है, और वो 17 ईयर्स उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो 17 ईयर्स से छोटे हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो और एज एन एडल्ट काम कर रहे हैं, तो उनका वर्क ड्यूरेशन होगा 6 AM से 7 PM के बीच में। 6 AM से पहले भी काम नहीं कर सकते और 7 PM के बाद भी नहीं कर सकते। इनके बीच में ही उनका टाइम सेट करना पड़ेगा कि किस 9 आवर्स वो जाके काम करने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में देके लिखकर नोटिस दे सकती है, ठीक है, कि इसके अलावा भी अगर जो मेल एडोलसेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है तो इस टाइम के पहले भी काम कर सकते हैं, इस टाइम के बाद भी काम कर सकते हैं, यानी कि 6 AM से पहले भी कर सकते हैं, 7 PM से बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल एडोलसेंट है वो रात के 10 बजे के बाद काम नहीं करेगी और 5 बजे तक उसका काम स्टार्ट नहीं हो सकता। 10 से 5 के बीच में तो उसको रेस्ट मिलेगा ही, उसके बाद 5 AM से काम स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। अगर कोई सीरियस इमरजेंसी हो गई, नेशनल इंटरेस्ट है जिसमें, जैसे कि वॉर आ गई, हमारी कंट्री में वॉर हो रही है या फिर पैंडेमिक हो रहा है, उस कंडीशन में ये रूल एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 71 वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। वैसे तो चिल्ड्रन अलाउड नहीं है फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन अगर परमिशन लेके चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन ले ली या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले ली और बच्चों को अलाउ किया काम करने के लिए, तो मैक्सिमम 4.5 आवर काम कर सकते हैं बच्चे पूरे दिन में, ठीक है। एडोलसेंट के लिए था 9 आवर्स, एडल्ट के लिए था 9 आवर्स, लेकिन बच्चे अगर काम करेंगे तो 4.5 आवर्स, ठीक है। रात को काम नहीं करेंगे, उनकी रात की कोई शिफ्ट नहीं होगी, और जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं वहां पर सिर्फ 2 ही शिफ्ट बनाई जाएंगी काम के लिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा काम कर रहा है और ऑक्यूपायर को चाहिए कि उसकी शिफ्ट चेंज करनी है, तो 30 डेज से पहले काम चेंज नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने 30 डेज काम कर लिया है उसके बाद ही उसकी शिफ्ट चेंज होगी, उससे पहले नहीं होगी, और उसके लिए भी जो चीफ इंस्पेक्टर है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही शिफ्ट चेंज होगी। सेक्शन 52 यानी कि सेक्शन 52 क्या है, जो वीकली हॉलीडे है वो मिलेगी उस बच्चे को, ठीक है। एक वीक में एक हॉलीडे मिलेगी, रेस्ट डे मिलेगा, ठीक है। कैन वर्क इन ओनली वन फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, एक बच्चा एक ही फैक्ट्री में काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक फैक्ट्री का काम खत्म हुआ वो दूसरे एक फैक्ट्री में शिफ्ट खत्म हुई या वो दूसरे फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गर्ल चाइल्ड का टाइमिंग है 8 AM से 7 PM, जैसे कि एडोलसेंट गर्ल का टाइम था 6 AM से 7 PM, लेकिन गर्ल चाइल्ड है अगर तो उसका 8 AM से 7 PM होगा, ठीक है। सेक्शन 72 है हमारा नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। जितने घंटे भी काम कर रहे हैं बच्चे उसके लिए एक नोटिस बनाया जाएगा, ठीक है। नोटिस पे पूरा डिस्प्ले किया जाएगा कि कितने ड्यूरेशन तक काम हो रहा है, कितने से कितने बजे तक शिफ्ट चल रही है, किस ग्रुप में है बच्चा, ठीक है, पूरा मेंशन किया जाएगा। और इसकी पूरी जो नोटिस जितने जो भी नोटिस बनाया गया है वो इंस्पेक्टर के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर फॉर्म बना सकती है कि किस तरह से जो नोटिस है उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म बना सकती है, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज होगा इसमें नोटिस में तो चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन के बाद ही होगा, ठीक है। सेक्शन 73 है हमारा रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर। जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसे एडल्ट में नोटिस भी बनाया गया था, रजिस्टर भी बनाया गया था, वैसे ही बच्चों के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी नोटिस भी बनाया जाएगा और
रजिस्टर भी मेंटेन किया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस ग्रुप में काम कर रहा है, क्या शिफ्ट है, उसकी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सब उसमें मेंशन रहेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उसकी जो इंस्पेक्टर हैं उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉर्म प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह का रजिस्टर बनेगा और उसमें क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 74 है हमारा, आवर्स ऑफ वर्क करस्पॉन्ड विद नोटिस एंड रजिस्टर। जो जितने घंटे भी वो काम एग्जैक्टली में कर रहा है, एग्जैक्ट में कर रहा है, ठीक है, जितने घंटे वो एक्चुअल में काम कर रहा है और जितने आवर्स उसके नोटिस में मेंशन्ड है और जितने रजिस्टर में मेंशन है, तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग ऐसा नहीं है कि वो काम 5 घंटे 10 घंटे कर रहा है और रजिस्टर और इसमें नोटिस में कम दिखा रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेक्शन 75 है हमारा, पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि कोई किसी पर्सन के पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिसके पास है भी वो फिट नहीं है काम करने के लिए, अगर इंस्पेक्टर एग्जामिन करते हैं वहां पे फैक्ट्री में जाके और उनको ऐसा लगता है, तो वो सर्टिफाइंग सर्जन से फिर से चेकअप करने के लिए बोल सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए बोल सकते हैं। सेक्शन 76 है हमारा, पावर टू मेक रूल्स। किसके पास पावर होती है रूल्स बनाने के लिए? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस किस तरह के रूल्स होने चाहिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस किस तरह का होना चाहिए, वो कौन बनाएगा रूल? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट। बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, इस तरह के प्रोविजंस फिजिकल स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, उसकी फिटनेस को चेक करने के लिए कि वो फिट है कि नहीं काम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है जो रेगुलेटिंग प्रोसीजर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। जो सर्टिफाइंग सर्जन का प्रोसीजर है, किस तरह के क्या क्या टेस्ट करने हैं, कोई बच्चा एग्जामिनेशन के लिए आता है तो किस तरह के टेस्ट होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से एग्जामिनेशन करने हैं, ठीक है, तो वो सब रेगुलेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, बता सकती है कि जो सर्टिफाइंग सर्जन है उनको किस किस तरह के कौन कौन से टेस्ट करने हैं। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, वो बता सकती है, ठीक है, रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर। जो भी जो उसका सर्टिफिकेट बनेगा फिटनेस का, तो उसकी फीस कितनी ली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, जो छोटा बच्चा है उसको एम्प्लॉयमेंट किस तरह से दिया जाएगा, उसके बारे में रूल्स, ये सब किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। चैप्टर 8 में बताया गया है एनुअल लीव्स विद वेजेस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 78 से 84 तक आ जाता है। सेक्शन 78 में बताया गया है कि कहाँ कहाँ ये चैप्टर अप्लाई नहीं होता। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट में एक बेसिक स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि कम से कम जितने भी वर्कर हैं उनको इतनी लीव्स मिलनी चाहिए विद वेजेस, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज अगर इससे ज़्यादा लीव्स देती हैं, इससे ज़्यादा एनुअल लीव्स देती हैं विद वेजेस, तो उस कंडीशन में ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। और ऐसे ही रेलवे फैक्ट्रीज में भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उनको वेजेस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 79 है हमारा एनुअल लीव्स विद वेजेस के बारे में। जिस भी पर्सन ने 240 डेज तक वर्क कर लिया है तो उसको अगले साल से लीव विद वेजेस के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, उसको लीव्स मिलने लगेंगी। एडल्ट पर्सन अगर 20 डेज तक काम करता है तो वो एक लीव अर्न करता है। ऐसे ही चाइल्ड अगर 15 डेज तक काम करता है तो उसको 50 डेज पर एक लीव अर्न हो जाती है। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स में ले ऑफ टाइम। ले ऑफ यानी कि ऐसी कंडीशन जब जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज को काम नहीं दे पाता, वर्कर्स को काम नहीं दे पाता, या कोई मशीन टूट गई या फिर कुछ इन्वेंट्री खत्म हो गई, इस कंडीशन में जो एम्प्लॉयर है वो जो वर्कर्स को काम नहीं दे पाता, लेकिन एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो वर्किंग आवर्स में ही काउंट होते हैं। मैटरनिटी लीव अगर किसी वुमेन ने ली है और 12 वीक्स तक
ली है, 12 वीक से ज़्यादा नहीं ली, 12 वीक्स तक ली है, तो वो वर्किंग डेज में ही काउंट होगी। लीव एंजॉयड बिफोर अर्नड, किसी पर्सन ने लीव अर्न नहीं करी, उससे पहले ही उसको खर्च कर दिया, उस कंडीशन को भी वर्किंग डे मानेंगे। ठीक है। लीव, लीव किसे कहेंगे? लीव जो भी होगी, हॉलीडे, जो हॉलीडेज होती हैं वो लीव में काउंट नहीं होती हैं। जो नेशनल हॉलीडे होती हैं, फेस्टिवल्स की हॉलीडे होती हैं, वो लीव में काउंट नहीं होती हैं। कोई भी पर्सन अगर फर्स्ट डे ऑफ जैन से काम करता है और उसने 2/3 अपने वर्किंग डे कंप्लीट कर लिए हैं, तो एलिजिबल हो जाता है लीव विद वेजेस के लिए। अगर कोई वर्कर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है, या वो खुद से छोड़ देता है फैक्ट्री में काम करना, उस जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उसने छोड़ दिया, तो उसको सेकेंड वर्किंग डे में ही उसको, अगर और उसने लीव जो अर्नड लीव थी उसे खर्च नहीं किया, एंजॉय नहीं किया है, तो सेकेंड वर्किंग डे में उस लीव को वेजेस में कन्वर्ट करेंगे और उसको वेजेस सेकेंड वर्किंग डे में दे दिए जाएंगे। अगर वो जो पर्सन है फैक्ट्री में काम कर रहा है वो एक्सपायर हो जाता है, तो विद इन 2 मंथ्स उसके जो नॉमिनी होंगे उसको उसके वेजेस, उसकी जो लीव्स के जो पैसे हैं, अर्न लीव्स के पैसे हैं, वो विद इन 2 मंथ्स उसकी नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अब है कैलकुलेशन ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है। अगर किसी ने हाफ डे लीव ली है तो उसको फुल डे लीव माना जाएगा। ठीक है। और हाफ डे से अगर कम है तो उस लीव को छोड़ दिया जाएगा। अगर सारी लीव्स एंजॉय नहीं की है सेम ईयर में, अगर एक साल में, जैसे जिस साल उसको 30 जैसे अर्न लीव ली उसने, ठीक है, उसमें से उसने 15 दिन की तो छुट्टी एंजॉय कर ली, खर्च कर ली, 15 दिन की बची हुई है। ठीक है। तो वो जो 15 डेज की बची हुई है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर दी जा सकती हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट होती है कि अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करने की लीव्स को, वो होती है 30 डेज। 30 लीव्स हो सकती हैं जो कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं अगर उसने सेम ईयर में खर्च नहीं करी है। एडल्ट्स के लिए 30 डेज होती हैं और चाइल्ड के लिए, इन केस ऑफ चाइल्ड, 40 लीव्स। ठीक है। 40 लीव्स अगर उसने सेम ईयर में कंप्लीट नहीं करी है, एंजॉय नहीं करी है, तो 40 लीव्स उसकी अगले साल वो यूज कर सकता है। इफ अप्लाइड फॉर लीव, अगर किसी पर्सन ने अप्लाई किया था लीव के लिए लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया कि तुम्हें अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, तो जैसे यहाँ पर था कि सिर्फ 30 अगले साल ले जा सकते थे, अगर उसके पास ज़्यादा छुट्टियां हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में विदाउट लिमिट जितनी भी छुट्टियां चाहे उतनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लीव लेने के लिए 15 दिन पहले मैनेजर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम कर रहे हैं तो 30 डेज पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। और एक साल में मैक्सिमम 3 टाइम्स ही छुट्टी ले सकते हैं। इलनेस, कोई बीमारी हो गई, उस टाइम पे लीव लेनी पड़ी, तो ज़रूरी नहीं है कि 15 डेज या 30 डेज पहले आप एप्लीकेशन दो। जब इलनेस हो गई है तो उसके बाद भी आप, अगर 15 डेज का टाइम नहीं है तो आप उस बाद में भी एप्लीकेशन दे सकते हो। सेक्शन 80 हमारा वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। जब छुट्टी हुई तो हमें किस तरह के वेजेस मिलेंगे, तो वो है इक्वल टू ऑर्डिनरी वेजेस। जितने ऑर्डिनरी, जब हम नॉर्मली वर्क करते हैं तब हमें वेजेस मिलते हैं, उसी तरह से इक्वल मिलेंगे। जितने नॉर्मल डेज में जब हम वर्किंग डे में काम करते हैं उतने वेजेस मिलते हैं, उतनी ही छुट्टियों में भी हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है। सेक्शन 81 है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को, यानी कि ऑक्यूपायर या मैनेजर है उसको एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि एडल्ट के केस में अगर वो 4 दिन या 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी जा रहा है तो उसको उस छुट्टियों के पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। ऐसी चाइल्ड के केस में अगर वो 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा जा रहा है छुट्टी पर तो उसको एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शन 82 है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। अगर कोई एम्प्लॉयर है जो ऑक्यूपायर है, उसने
जो वर्कर हैं उनको पैसे नहीं दिए, वेजेस नहीं दिए, तो कैसे रिकवर किए जाएंगे? जो प्रोविजन हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में दिए गए हैं कि जिस तरह से रिकवर करने के लिए, वो सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होगा, उसी तरह से रिकवर होगा मनी। सेक्शन 83 हमारा पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है पावर, वो रूल बना सकती है और पावर से किसी फैक्ट्री को एग्जाम्ड भी कर सकती है। ये सारी पावर्स किसके पास रहती हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेनल्टीज और प्रोसीजर्स के बारे में। सेक्शन 92 बोलता है जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। अगर मैनेजर या ऑक्यूपायर किसी भी कंडीशन में गिल्टी पाए गए तो उनको 2 इयर्स का इम्प्रिजन मिलेगा, 2 साल की जेल मिलेगी और 1 लाख रुपए उसको फाइन देना पड़ेगा। अगर चैप्टर 4 के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, ठीक है, चैप्टर 4 है हमारा सेफ्टी के बारे में। अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रोविजन, जो भी प्रोविजन इस चैप्टर में दे रखे हैं, उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ और उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, तो उसको जो ऑक्यूपायर है या जो मैनेजर है उनको 25,000 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया और किसी वर्कर को सीरियस बॉडली इंजरी हो गई तो 5,000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। सीरियस बॉडली इंजरी क्या होता है? या तो जो वर्कर है उसकी विजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर हियरिंग में इम्पेयरमेंट आ गया, या फिर उसका फ्रैक्चर हो गया, या फिर उसके हाथ या पैर कुछ भी टूट गया, या फिर उसकी जो फैलेंजेस होते हैं, उंगली का एक पार्ट भी अगर टूटा तो वो सीरियस बॉडली इंजरी में काउंट होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैनेजर और या ऑक्यूपायर को 5,000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। सेक्शन 93 हमारा लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ प्रीमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, एक फैक्ट्री को, एक प्रीमिसेस है उसमें 2 फैक्ट्री हैं, ठीक है, तो जो ऑक्यूपायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो उस फैक्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सेम ऑक्यूपायर है तो उसे दोनों फैक्ट्रीज का ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों के देखेगा वो कि सारे प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं नहीं, या फिर अगर अलग अलग ऑक्यूपायर हैं तो अलग अलग लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सारी कंडीशंस जितनी भी दे रखी हैं, लेट्रिन, यूरिनल्स, वॉशिंग फैसिलिटीज, ये सब होना चाहिए, कॉमन सप्लाई ऑफ वाटर, फेंसिंग ऑफ मशीन, होइस्ट, लिफ्ट, इसके अलावा जितनी भी दे रखी हैं वो सारी ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है कि इन सब चीजों को देखे कि ये सारे प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सेक्शन 94 है हमारा एनहांस पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर जो मैनेजर या फिर ऑक्यूपायर है उसने पहले ही कोई गलती कर रखी है, गिल्ट पहले से ही था, ठीक है, उसके बाद फिर से उसने उसको जो पेनल्टी थी उसे जनरल पेनल्टी मिल चुकी है, ठीक है, लग चुकी है उसके ऊपर, ये जो भी फाइन था, जेल थी, वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से वो अपनी भूल दोहराता है, फिर से गिल्ट पाया गया तो उसको फिर से 3 इयर्स की जेल होगी, फाइन होगा 10,000 रुपीज का, और जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक। एक्सीडेंट होता है, अगर उस गिल्ट की वजह से उस जो भी उसने ऑफेंस किया है उसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट होने पर डेथ होती है, एक बार हो चुकी थी किसी की, लेकिन उसने फिर से वो ऑफेंस किया और फिर से कॉन्ट्रावेंशन किया, उसकी वजह से किसी को डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, तो उसको 35,000 रुपीज देने पड़ेंगे, और किसी को सीरियस बॉडली इंजरी हो गई तो 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे। सेक्शन 95 हमारा पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। अगर इंस्पेक्टर कुछ एग्जामिन करना चाहता है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर उसने एंट्री ली और कुछ एग्जामिन कर रहा है, लेकिन ऑक्यूपायर और मैनेजर उसको रोक रहे हैं या फिर कोई और भी पर्सन उसको रोक रहा है, तो 6 मंथ की जेल हो सकती है, जो भी रोक रहा है उसको
एग्जामिनेशन करने से, उसको 6 मंथ की जेल होगी और 10,000 रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा। सेक्शन 96 है हमारा पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट ऑफ एनालिसिस अंडर सेक्शन 91। सेक्शन 91 है हमारा कि अगर जो इंस्पेक्टर है उसने वो एग्जामिन करने गया, उसको कुछ सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इश्यू लगा, तो उसने कुछ सैंपल लिया और उसको एग्जामिन करने के लिए ले गया, लेकिन उसने गलत रिजल्ट दिया। जो होना चाहिए था एनालिसिस करके जो रिजल्ट आया उसने वो प्रोड्यूस नहीं किया, उसने गलत रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो इंस्पेक्टर को जेल होगी 6 मंथ की और फाइन लगेगा 10,000 रुपीज का। सेक्शन 96A है हमारा पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ 41B, 41C एंड 41H। 41B है हमारा, अगर जो ऑक्यूपायर है उसको लग रहा है कि वर्कर की सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उस हैजार्डस प्रोसेस में, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने पूरी नहीं की, जो ऑक्यूपायर है उसने हेल्थ रिलेटेड हेल्थ एग्जामिनेशन करना होता है उसे, जिस भी वर्कर को वो काम दे रहा है वहाँ पे चाहता है कि वो काम करे, तो उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, या फिर ऑक्यूपायर जो वर्कर्स हैं उन्हें लग रहा है कि कुछ सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उनके जो लाइफ लॉस हो सकता है उस जो भी प्रोसीजर चल रहा है वहाँ पे, जो भी काम चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर वो इंस्पेक्टर तक नहीं पहुँचाते हैं जो ऑक्यूपायर हैं, तो 7 ईयर्स की जेल होगी, फाइन होगा 2 लाख रुपीज का, ठीक है। और अगर ये जो पेनल्टी है वो कंप्लीट भी हो गई है, उसके बाद भी कॉन्ट्रावेंशन होता जा रहा है, तो ₹5,000 के हिसाब से पर डे का उनको चार्ज लगेगा, 5,000 रुपीज पर डे एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। और अगर 1 साल तक वो लोग उस काम को नहीं रोकते हैं, ठीक है, तो उनको 10 ईयर्स की, जो ऑक्यूपायर है उनको 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, जेल हो जाएगी 10 ईयर्स की। सेक्शन 97 है ऑफेंसेस बाय वर्कर। जो भी वर्कर है, वर्कर को किसी मशीन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है विदाउट परमिशन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से दूसरे वर्कर्स को प्रॉब्लम हो, दूसरे वर्कर्स की सेफ्टी में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो 500 रुपीज पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 98 है फॉल्स सर्टिफिकेशन। अगर गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें, ठीक है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट है, जो भी, अगर कोई भी सर्टिफिकेट गलत प्रोड्यूस किया है तो 2 मंथ की जेल होगी और 1,000 रुपीज फाइन लगेगा। डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा डबल एम्प्लॉयमेंट करता है, 2 फैक्ट्री में काम करता है, तो उसके पेरेंट्स को या गार्जियन को 1,000 रुपीज का पेनल्टी लगेगी। So guys, this is all for today. Thanks for watching.